हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे साइंस की क्लास करने चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। आज का यह वीडियो आपका जो चैप्टर स्टार्टिंग हुआ था, ये दूसरा वाला जो चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर इसको ओवर करेंगे बिकॉज जितने भी टॉपिक थे मैंने आपको सब कुछ बता दिया अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, आप सभी शाइन डेट क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। किसी वीडियो से ले लीजिए और ज्वाइन करके सारे पीडीएफ को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या हैं, हम यहाँ पे क्या क्या फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आज का है इंसेक्टिसाइड, दैट मीन कीटनाशक। ठीक है, अब इनके बारे में समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आप इनका नाम भली भांति जानते हैं, जो एग्रीकल्चर जिनके यहाँ होता है, खेती बाड़ी जिसके यहाँ होती है, वो इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं। ठीक है, देखिए, कीटनाशक रासायनिक या जैविक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण है। कीटनाशक इंसेक्टिसाइड जो होता है वो केमिकल्स का, बायोकेमिकल सब्सटेंस का एक ऐसा मिक्सचर होता है। ठीक है, एक ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़े से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, उनको कम करने में, उन्हें मारने में या उनसे बचाने के लिए हम करते हैं या किया जाता है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड क्या होता है, कीटनाशक क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि एक ऐसा रासायनिक या जैविक पदार्थ का एक ऐसा मिश्रण होता है जो कीट मकोड़ों से होने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको मारने के लिए हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव कृषि के क्षेत्र में पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुतायत से किया जाता है। इसका जो यूज़ है वो एग्रीकल्चर में, खेती की तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप कीटनाशक के बारे में ये बात यहाँ पर बता सकते हैं। ये देखिए, ये स्प्रे हो रहा है, ये स्प्रे मशीन है। बहुत सारी ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्प्रे मशीन आती है। ये आपको यहाँ पे एक दिखाई गई है। ठीक है, ये जिस भी चीज़ की खेती हुई होगी उसके ऊपर है। चलिए, ऐसे हो छिड़काव करवाया जाता है। अब आपको कुछ कीटनाशक का नाम याद है, आपको ऐसे आ जाएगा प्रश्न, इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। मैं चीज़ें यहीं पे बता रही हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। आपको आएगा कीटनाशक दवाओं का 2 नाम बताइए। आपको या तो ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव वाला जो प्रश्न आता है उसमें दे देगा और आपको पूछेगा कि इसमें जो कौन सा कीटनाशक है वो छांटिए, तो आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल सकता है। तो क्वेश्चन अराइज होगा, ध्यान रखिएगा, नाम तो पक्का याद रखिएगा क्योंकि 2 कीटनाशक का नाम लिखने को पक्का आ जाता है। ठीक है, देखिए, पहला यहाँ पे कीटनाशक की दवाओं का नाम मैंने यहाँ पे कुछ लिया, जिसको अगर आपको कोई और भी याद रहता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो, प्रोपेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 44 EC। ठीक है, प्रोपेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 44 EC कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी फिलहाल के लिए, क्योंकि कीटनाशक है ये रीजेंट कीटनाशक है। इनके बारे शायद धान वान में जो है घास उस मारने के लिए होता है। रीजेंट का कीटनाशक है, ये मिलता है, ये थोड़ा जानकारी है। कोराजन 18.5 ASC है, 48 10G है और डाइकोफॉल 13.5 EC है। ठीक है, अगर आप ये नहीं याद भी रखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ इतना नाम भी आप अगर लिख देते हैं तब भी आपका करेक्ट होगा, गलत नहीं काटा जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कीटनाशक आते हैं। जैसे कि मुझे जो याद है, एक मेरा 71 करके आता है, जिसको घास, जो जंगली घास होती है उनको हटाने के लिए, और एक प्रेटलाकोर बिकता है, वो भी एक कीड़ा मकोड़े शायद मारने के लिए ही होता है, उपज बढ़ाने के लिए होता है। और लोग जो है वो क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं दवा पे। जैसे होता है ना कि जो लोग गार्डनिंग करते थे, मेरे यहाँ गार्डन है तो मुझे इस बात का पता है कि ग्रोथ करने के लिए वहाँ पे देखिए तो छोटे छोटे कीड़े एकदम बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज टाइप के अजीब से वाइट ब्राउन कलर के रहते हैं, तो उनको मारने के लिए जो जैसे आम का पेड़ रहता है, औले का पेड़ रहता है, तो साइड से गोड़ ओढ़ के निराई करके उसमें डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो वो पता है। ऐसे आप अपने तरीके से बहुत सारा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात फिलहाल नहीं है। आपको जो याद हो वो आप लिख सकते हैं। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आएगा ज़रूर, 1-2 तो पक्का पूछ लेगा। ठीक है, चले आगे, होपफुली इंटरेस्टिंग होगा, समझ में आएगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा आराम से मौज मस्ती तरीके से समझते हुए चलिए ताकि आपको याद रहे, कोई ऐसा रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, आएगा प्रश्न बहुत सिंपली, याद वो चीज़ें की जाती है जिनको हम भूल सकते हैं। अब कीटनाशक क्या है, ये कोई याद करने का तो टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, देखते चलिए। ठीक है, अब इनका यूज़ है, आप इनका यूज़ जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इनके बारे में कुछ बातें लिखनी। बहुत सिंपल सी बात है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग पौधों में कीड़े मकोड़े से होने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं
उनको कम करने के लिए किया जाता है। ये बेसिक बात है जो आप जानते हैं। कीटनाशक से अगर कभी सवाल आता है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा, इसका प्रयोग कृषि के क्षेत्र में पेड़ पौधों को बचाने के लिए भी किया जाता है। अगर यह प्रयोग सही तरीके से नहीं किया गया तो इसका फ़ायदा नहीं मिलता है या फिर नुकसान भी हो सकता है। देखिए, अगर आप दवा गए लेने, दवा आपकी एक्सपायर है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे। दूसरा, आपको बोला गया कुछ, आपने उसमें जो है डोज ज़्यादा डाल दी, या जो डोज आपने कम डाली है तो हो सकता है कम प्रभाव पड़े। लेकिन अगर आपने ज़्यादा डोज डाल दी, कभी कभी होता है कि एक एक ऐसे आता है, मुझे नाम अभिमन्यु करके कुछ है, एक दवा है आती है, और मैंने इसको बाई मिस्टेक अपने पेड़ों पे जो है डाल दिया था। और जिंक यूरिया की मात्रा भी मैंने जो है बढ़ाने के चक्कर में मैंने अपने खुद ही गमलों में डाल दिया और मेरा पेड़ सूख गया, हरा भरा मेरा पेड़ सूख गया। मुझे बहुत पछतावा हुआ सिर्फ बाद में, क्योंकि मुझे तो पता था कि वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। लेकिन बस फिर जब मैंने किसी अपने घर में बताया तो ये चीज़ मुझे पता चली कि मैंने डोज को ज़्यादा कर दिया और मेरा हरा भरा प्लांट पूरा ख़राब हो गया। तो यही चीज़ है कि अगर आप डोज को ज़्यादा देख के कितना डोज डालना है, क्या डालना है, वो सब चीज़ों का एक होना चाहिए। कीटनाशक है, नुकसान बहुत तरीके से कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे है, कुछ कीटनाशक जो है दवाओं का प्रयोग बुआई के समय करते हैं। बहुत सारे जब बुआई करते रहते तभी जो है पहले से ही कर देते हैं ताकि घास ना जमने पाए, कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगने पाए उनकी फसल में। कुछ दवाओं का प्रयोग जो है थोड़ी फसल हो जा बड़ी हो जाती तब करे थे। धान की खेती इस समय हो रही है तो लोगों ने धान बो दिया है। जिन्होंने धान बोया उनका अलग है, जिन्होंने लगा रोपाई करेंगे अभी तो लग रहे हैं लगभग नहीं तो लेट है इस बार। तो क्या होता है कि जब उनका थोड़ा थोड़ा एक एक हाथ का लगभग हो जाता है, आपके हाथ के पंजे के बराबर, तो वो लोग जाके थोड़ा स्प्रे करते हैं ताकि जो है वो खरपतवार वहाँ पे ना जमने पाए। वो जम जाएंगे तो वही सारी खाद यूरिया को खाएंगे और आपकी फसल नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। जब हम कीटनाशक दवाई चाहिए होती इससे पहले हम परामर्श लेकर, यही बात यहाँ पे, अगर आपको कौन सा कीटनाशक डालना है अच्छे लोगों की सलाह लेकर किया करिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जिसकी बहुत लार्ज मात्रा में खेती है, अगर उनका एक साइड का कुछ ख़राब भी हो जाता है तो चलता है। लेकिन अगर जिनके खाने का जरिया वही है, रोजी रोटी वही है, तो वो लोग ध्यान से चीज़ किया करें, ठीक है। चलिए, अब देखिए, चूहा मारने की दवा आती है। चूहे भी बहुत बिल बना देते हैं खेतों में। मच्छर भगाने की भी दवा आती है। गांव के जो मच्छर होते हैं बड़े बड़े, जैसे लगता है काट लेते हैं तो फूल जाता है बड़ा सा। मक्खियों से सुरक्षा के लिए इन सब चीज़ों से प्रभाव होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बेसिक चीज़, कीटनाशक का क्या नाम है, मतलब वो दवा का नाम, प्रयोग, ये अगर आपसे पूछता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर राइट करेंगे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। पर्यावरण पर कीटनाशक के दुष्प्रभाव क्या हैं, अब एनवायरनमेंट पर क्या इनका इफेक्ट पड़ रहा है, इनके बारे में जानते हैं। ध्यान से देखिएगा। कीटनाशक के ज़्यादा इस्तेमाल से भूमि की जो कैपेसिटी होती है, जो उर्वरक क्षमता होती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। आप उनमें दिन भर जो है जहर पिला रहे हो तो क्या होगा, वो चीज़ें खराब ही हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। अच्छा लेने के चक्कर में लोग लौकी को रात में इंजेक्शन लगा देते हैं, सुबह लौकी 1 किलो की हो जाती है, फिर उसके बाद जहर हो जाए, जो खाएगा वो जहर हो जाता है। इसी तरह से काम किया जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है, कीटनाशक का ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप करेंगे मिट्टी में तो मिट्टी की जो क्षमता है वो खराब हो जाएगी, या कीटनाशक ज़मीन में रिस कर भूजल को जहरीला बना देगा, ठीक है। ज़मीन नीचे तक चला जाता है और वो जो भूजल होते हैं, जो मिट्टी में पानी अवेलेबल है, जो माइक्रो सबको मार देगा, जहर बन जाता है, ठीक है। नदी, तालाब या अन्य जल स्रोत में बहकर वहाँ के पानी को जहर जावे, क्योंकि पानी के छिड़काव से पानी की सहायता से कीटनाशक का स्प्रे हो रहा है। अब थोड़ा सपोज करिए उसी समय में रिसेंट में बारिश ही हो गई तो क्या होगा, पानी के साथ वो बह जाएगा ना। तो जाके जो पशु पक्षी ना होंगे वहाँ पे, नदियों में जो लोग होंगे या वहाँ का कोई पानी पीता होगा तो क्या हुआ, जहर बन जाएगा, वो इन्वायरमेंट के लिए भी इफेक्टिव हो जाएगा। कृषि में हो रहे जो रसायन, खेती के लिए लोग उसकी अनाज की उपज लेने के लिए या अपना सब्जियों में, फलों में थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, उसमें कार्बाइड वगैरह यूज़, कब तो कार्बाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ होती हैं जो मतलब एकदम खाने योग्य ही नहीं रह जाती। अपने पैसे की लालच में लोग ऐसा करते हैं। उर्वरक और कीटनाशक के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। खरपतवार नाशी आता है, रोगनाशी रसायन के नामों को लेकर, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आपको बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव कर देता है, जो प्रदूषण को क्रिएट कर देते हैं एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है कीटनाशक मानव शरीर के लिए भी, किडनी के लिए, लीवर के लिए, फेफड़े के लिए, आंत के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक हो जाता है। पीड़कनाशी का अधिक प्रयोग, कीटनाशक को पीड़कनाशी भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि यह विषैले रसायन होते हैं जो पारिस्थितिकी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जब ये आते हैं तो ये हानिकारक प्रभाव दे देते हैं, ठीक है। इसलिए कितना यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, सारी चीज़ों को बहुत है। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा आप खेत में ज़्यादा टाइम बिताते हैं, ठीक है, जो खेती करते हैं वो ज़्यादा टाइम वहाँ पर, अब आपने एक ऐसा स्प्रे कर दिया है जो आपकी सांसों में दिक्कत कर रहा है, तो फेफड़े के द्वारा तो आप वही सांस को लेंगे तो नुकसानदायक तो आपके लिए होगा ही है ना।
इसीलिए सब चीज़ें देख के समझ के काम करना चाहिए। तो यहाँ तक बात रही कीटनाशक की। कीटनाशक क्या होता है, कीटनाशक के आप 2-3 नाम बता दें, प्रयोग क्या होता है, दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। ये बात को ध्यान से रख के चलिएगा, आपको प्रश्न आएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, कीटनाशक से एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे चलें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है मृदा अपरदन एवं संरक्षण। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन के नाम से आपने सुना होगा, उनके बारे में है। चलिए जानते हैं क्या है। मिट्टी एक बहुत बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है। जाहिर सी बात है, मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा ही बहुमूल्य है, ठीक है। यह पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में मदद करता है। ये जो लोग लिविंग है, इनको जीवन बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। अतः इसे संरक्षित रखना अति आवश्यक होता है। इसको हमको कंजर्व रखना बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। मिट्टी को किसी भी विनाशकारी प्रक्रिया, जो एक विनाशकारी प्रक्रिया यही कि आप कीटनाशक बहुत ज़्यादा डाल दो उसमें, इन सब से बचाने का काम करना चाहिए तथा मृदा पर सॉइल इरोजन से बचाने की प्रक्रिया को ही, जो हम अपनी मिट्टी को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में क्या चीज़ें हैं यह समझते हैं, बहुत बेसिक सा है। व्हाट इज सॉइल इरोजन? भूमि की ऊपरी सतह है, जो मिट्टी की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जब पानी आएगा तो मिट्टी को काटते हुए आगे लेके जाएगा, हवा आएगी तो आंधी तूफान चलेगी, तब भी मिट्टी की एक लेयर वो आगे बढ़ती हुई जाएगी, जिसे मिट्टी अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। इसको हम मिट्टी का अपरदन, सॉइल इरोजन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। ऐसा रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रेगिस्तान देखिए बालू उड़ती है, ठीक है। वहाँ पर मिट्टी हवा के साथ बहुत ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उड़कर चली जाती है। और ऐसी जगह पर जहाँ भी कोई पेड़ या पौधा या मिट्टी नहीं होती है, वहाँ पे मिट्टी के साथ पानी के कटाव आगे बह जाते हैं, जो मिट्टी अपरदन का ही रूप। जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है तो वहाँ पे मिट्टी धीरे धीरे कर बार बार अगर पानी आएगा तो वो एक करके या तो वहाँ पे होल कर देगा, या मिट्टी का कटाव ऐसा बन जाएगा कि पानी आगे अपना रास्ता बहने के लिए बनाएगा तो अपने साथ साथ मिट्टी को भी लेकर आगे बढ़ेगा। तो उसी को क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। जैसा कि आपको मैं एक फिगर दिखाऊँ, ये देखिए, दिख रहा है आपको? आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या कोई उसको काट रहा है क्या? मिट्टी के यहाँ कोई खुदाई कर रहा नहीं, लेकिन ये धीरे 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 जब वैसे पानी की लहर आती है, ये अपने साथ यहाँ पे कुछ मलबा लेके आएगी और कुछ अपने साथ लेके जाएगी, और ये धीरे धीरे जब बारिश होगी तो ऐसे कट कट के धीरे धीरे यहाँ से कट कर ये एक दिन ऐसे धीरे धीरे पूरा और ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए गिरा हुआ है, इसी टाइप से। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है सॉइल इरोजन, ठीक है। चलिए, अब इनका कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। प्रश्न आएगा आपको कि मृदा अपरदन का कारण बताइए, 2-3 कारक बताना होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहती हूँ कि साइंस जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ख़राब हुआ है, जिनका भी सेकेंड में ना ख़राब हो, इसीलिए मैं साइंस की क्लास ज़्यादा ले रही हूँ, और सिलेबस भी साइंस का बड़ा है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है, इसीलिए थोड़ा अच्छे से समझते चलिए क्या है कैसे है, बहुत एग्जाम में भी आता है, ठीक। मैं इसका कारण क्या है ये जानते हैं। नदी या प्रभावी जल, क्या है पहला कारण? नदी या प्रभावी जल। अपरदन के कारक में नदी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नदियाँ प्रायः पर्वत से निकलकर समुद्र में गिरती है। जब नदी जो है, हमेशा यही हो ना कि पर्वत से निकलती है, समुद्र में आकर गिरती है, तो बहुत सारे मलबा, आपकी मिट्टी, पत्थर, बहुत कुछ अपने साथ लेके आती है और काटती रहती, गिरती है तो अपने साथ बहुत कटाव के साथ पानी भी लेके आएगी, और बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाव भी होगा, मिट्टी का कटाव भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है, ये मिट्टी और प्रभावी जगह, जहाँ पे पानी बहते हुए रास्ते से आगे बढ़ता है, वो सब मिट्टी को काटते हुए आगे जाते हैं, ठीक है। दूसरा, वायु या पवन, हवा। वायु का कार्य जो है मरुस्थलों में होता है। अब रेगिस्तान में आप जहाँ पे कोई वनस्पति नहीं होती, अन्य किसी कोई बाधा नहीं होगी, वहाँ पे वो निर्बाध रूप से बह रही है। अब रेगिस्तान में पानी तो है नहीं, तो कोई पेड़ रहेगा नहीं, पेड़ रहा तो एक हवा रुकती है, बहुत कुछ होता है। बहुत बारिश होती रहे तो देखिए, कभी आप पेड़ की छाँव में खड़े हो जाते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है, हवा कम लगती है। खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहरहाल डाल वाल गिर सकती है फिलहाल के लिए, बट ये है कि एक सपोर्ट रहता है। तो वहाँ मरुस्थल जब कोई बाधा के रूप में कुछ है ही नहीं, बैरियर, तो अपने आप वो एकदम फ्री होके उड़ती रहती है, बहती रहती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो उससे क्या होता है कि एक जगह से दूसरे स्थान ये जाते रहते, कटते रहते, उड़ते रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है वनों में आग लगना। अब जंगल कोई लगा ही नहीं रहे, सब आर्किटेक्चर बनाने के चक्कर में जंगल काटे जा रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, स्थान काट रहे हैं, वहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहे हैं, तो वन वगैरह सब खराब होते जा रहे हैं। तो जब वन ही नहीं है, घास की लेयर ही नहीं जमी हुई है उनके ऊपर, तो मिट्टी अपने आप कट जाएगी। फिर है भूमि को बंजर खाली छोड़कर जल व वायु अपरदन के। अब कोई मिट्टी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस ज़मीन जाके ले लेते हैं
और वो वहाँ पे जो है कुछ करते नहीं हैं, घास वास भी कुछ खास नहीं, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में खाली लैंडों में क्या होता है, या तो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो मतलब घास नहीं जम पाती है, और या तो वहाँ पे जानवर चरने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, दोनों से बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनका जो पैर का वो छाप पड़ता है, दाग पड़ता है, इसकी वजह से मिट्टी में घास नहीं जम पाती है। और जहाँ पे नॉर्मली आप देखिए बहुत सारे ऐसे जहाँ पे लोगों का आवाजाही कम होता है, वहाँ पे देखिए एकदम ग्रास जम जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, खाली लेके छोड़ देते हैं, बहुत भूमि बंजर होती है जहाँ पे कोई उपज नहीं होती, वो भी यही कारण बन जाते हैं। अब फसल चक्र नहीं अपनाते हैं, ठीक है, एक ही फसल को 3-4 बार, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से हुआ होता है, बहुत सारा ऐसे मैंने देखा है, पता नहीं कैसे। कहते हैं कि किसी साइड अलग अलग गाँव में एक साइड के हिसाब से कि पूरब में जो है तिल्ली होती है, तो पश्चिम में जो है गन्ना होता है, पता नहीं ऐसे क्या क्या, मुझे नहीं समझ में आता है कि लैंड है, लैंड में आप जो लगाओ वो होगा, लेकिन ऐसा कहते हैं कहीं कहीं चावल होता है, किसी किसी गाँव के साइड में चावल नहीं होता है। ये चीज़ कहीं पे पानी की क्या एक्सेस रहती है तो वहाँ चावल होगा, जहाँ पानी नहीं रहता तो वहाँ पे जो है चावल नहीं होता है, ऐसे देखने को मिलता है साइड साइड में। तो वो लोग क्या करते हैं, बार बार वही लगाएंगे, बार 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 बार, तो क्या होगा, फसल चक्र को फॉलो नहीं करेंगे तो उससे बहुत सारे नुकसान मिलेंगे, मैंने आपको वो भी बताया था, ठीक है। फिर सिंचाई सही तरीके से नहीं करेंगे, सिंचाई को सही तरीके से अपना, क्या सिंचाई करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, उसकी मात्रा नहीं देखेंगे, बस पानी लगा दिया और सो के पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, दूसरे को खेत को भी नुकसान करते हैं, और उसके बाद जहाँ पे है वो एक जगह गड्ढा भी कर देता है। तो बहुत सारी विधियाँ हैं, गलत गलत विधि को इस्तेमाल करके इसको करेंगे तो क्या होगा, उससे भी ये इरोजन का कारण बनेगा। अब क्षेत्र ढलान की दिशा में, अब ढलान की दिशा में अगर कृषि आप कर रहे हो, तो आप कोड़ रहे हो, पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, तो सब क्या होगा, सब बहेगा, सब बह के आएगा ऊपर से, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, सारी चीज़ें कट के इन सब का कारण क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब वनस्पतिक फैलाव घट रहा है, कोई प्लांट लगा ही नहीं रहा। 5 जून को कोई पौधा लगाता है, आपने कोई लगाया था, अरे कम से कम एक गमले में ही लगा दीजिए, कोई बुराई है नहीं, लेकिन कोई लोग नहीं लगाते, कोई नहीं करते, रास्ते में कोई प्लांट नहीं लगाता है। अब छाँव देखने को मिलती है, नहीं मिलती है। तो यही सारी बातें हैं। पशुओं का अधिक चरना है, खाली स्थानों पर पशु बहुत ज़्यादा मात्रा में जाके चरते हैं, उठते बैठते, बेचारे क्या करें, लोगों को बहा दे रहे हैं दूध लेके। तो वही सारी चीज़ें, बहुत रीज़न है, ये सारी जो रीज़न्स है ना, ये आप पढ़िए तो ठीक है, लेकिन कम से कम जो चीज़ें खुद कर सकता है कोई करता है, कोई नहीं करता है, बस ठीक है, एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए सब आगे रहते हैं। बट ये है कि जो चीज़ करनी चाहिए वो कोई नहीं करता है। प्लांट लगाने को अगर ठीक है, खाली जगह है, 20 रुपये 30 रुपये का एक पेड़ आता है, नीम का ही पेड़ लगा दो, कोई पेड़ मत लगाओ, ठीक है। लगाना क्या है, निमकौड़ी गिरती है, फरी हुई है, इस टाइम पे निमकौड़ी गिर रही है, बरसात हो रही है, नीम का पेड़ अपने आप तमाम जगह जमा रहता है। आम की बुकली आप खाते हो, फेंक दो, वहीं पे फेंक दो, वो अपने आप जम जाएगा। तो कोई सोचे इस चीज़ को तब ना, कोई नहीं करता है, कोई खाली ही नहीं है, सब तो यही बोलते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप सभी मेरी बात सुन रहे हैं और आपके आसपास अगर आप सोसाइटी में नहीं रहते हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर एरिया है, आसपास जगह है, तो कम से कम एक आम का पेड़, नीम का पेड़ लगा दीजिए, पक्षी ही रहेंगे, भला ही होगा आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए मृदा अपरदन रोकने का उपाय क्या है, ये जो कारण है, जो कारण हम लोग ना चाहते हुए भी हमारी वजह से कभी कभी है, क्योंकि खेती से बहुत नुकसान हुआ, कीटनाशक से नुकसान हुआ, तो क्यों हुआ, हम 1 कुंटल धान लेने के चक्कर में, 50 कुंटल धान लेने के चक्कर में हमको 1-1.5 लाख का फायदा हो जाए, उसके चक्कर में हमें काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते, मजबूर है। तो वही चीज़ अगर आप मजबूर हो तो थोड़ा प्रकृति के बारे में भी सोच लो एक कदम, ठीक है। अब इनको रोकने का क्या कारण है, मजबूत मेड़बंदी। अगर आपकी मेड़बंदी चारों तरफ, मेड़ बांधा जाता है, मेड़ आप सभी जानते होंगे ना, जिसके ऊपर, खेतों के ऊपर लोग आते आते चलते हैं, ठीक है, पता होगा मेड़ क्या होती है, ठीक है। अब मेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता, ऐसे बाउंड्री लोग कहते हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये जो मजबूत मेड़बंदी की बात यहाँ पर है, तो ये अगर आपने खेत की मेड़बंदी नहीं की तो आपके खेत की मिट्टी बह बह कर आगे दूसरे के खेतों में जाकर चली जाएगी या आगे बहती ही जाएगी। मृदा अपरदन को रोकने में सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने खेत की चारों तरफ जो है मेड़बंदी को मजबूत करा दें, अच्छे से मेड़ों को बंधवा दें, ठीक है। दूसरा, भूमि को समतल करें, भूमि को प्लेन करें। जब आप जो है खेत जोतवाते हैं तो हर साल उसमें जो है रोटावेटर और पता नहीं क्या पलावा कुछ ऐसे समथिंग होता है, ऐसे कुछ होता है जो एकदम बराबर कर देता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तो आप अपने खेतों को समतल करवाइए, ठीक है, वरना आप पानी अब डालेंगे तो कहीं पानी इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा, तो कहीं कम पानी होगा, सारा पानी जाके एक तरफ बह जाएगा, जैसे ढलान दिया जाता है ना घरों में, वैसे हो जाएगा। तो समतल रहेगी तो आपको ये बहाव देखने को कम मिलेगा, ठीक है। बहुत बार किसान अपनी भूमि को समतल नहीं करवाते हैं और ढालू,
बहुत बार क्या होता है, किसान अपनी भूमि को समतल नहीं करवाते हैं और वो उनकी जो भूमि होती है वो ढालू भूमि बन जाती है, ढालनुमा बन जाती है, जिसमें वर्षा का पानी एक ही दिशा में बहुत तेज़ी से बहता है और वह अपने साथ मिट्टी को भी ले जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर पौधा लगाना है, पेड़ लगाना है। रेतीली जगह पर जहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हवा का एकाव या कोई वेट लैंड है या कोई खाली एरिया है तो वहाँ पे पेड़ वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हवा कम, हवा पेड़ रहेगा तो पेड़ों से हवा रुकती है तो वो मिट्टी को कम उड़ाएगी। ठीक है, अगर आप खेती करते हैं तो अपने खेतों के चारों ओर ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश। और बड़े बड़े खेत जिसके पास है तो बीच में आप एक दो अगर नीम का भी पेड़ लगा दो, आम अमरूद इतना पेड़ होता है, जामुन का पेड़ होता है, बरगद है, बहुत कुछ पेड़ होता है, अब वही पेड़ लगा दोगे तो आपको भी सुरक्षा देगी, पेड़ों को, पक्षियों को भी सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, राहत मिलेगी। यार बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अगर एक नीम का पेड़ लग ही जाएगा, 4 लोग वहाँ पे बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम ही क्या होगी। ठीक है, सबको राहत तो होगी और वैसे प्रकृति से भी बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब बेनिफिट होता है, सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, वन संरक्षण है, वनों को बचाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा जो है सख्त कदम, जंगल को बचाना चाहिए, जंगल को नहीं खत्म करना चाहिए। ठीक है, बहुत सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वन बचे रहेंगे, जिससे मृदा अपरदन को रोकने में बहुत ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। ठीक है, जंगल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर बता दी। आज की क्लास यहीं तक, हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया। एक बार फटाफट रिकॉल करेंगे हमने क्या पढ़ा है। इंसेक्टिसाइड के बारे में पढ़ा, इंसेक्टिसाइड क्या होता है। ठीक, कीटनाशक के बारे में हमने जाना, 2-4 का नाम जाना, प्रभाव क्या पड़ता है वो भी हमने देखा है, और फिर हमने यहाँ पे मृदा अपरदन का कारक देखा, क्या होता है, किस वजह से होता है, कारण क्या है और कैसे हम उनको रोक सकते हैं। मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से राइज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्या क्वेश्चन आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आया होगा। जो भी लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, बेसिक चीज़ें हैं। हम इस तरह से नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।